आज दिनांक 12 मई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बेहट में एक्शन ऑफिस बिजली विभाग में महिला के साथ अभद्रता करने के विरोध में हंगामा काटा। बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने बताया कि छुटमलपुर में कविता अरोड़ा नामक महिला के साथ एक्शन संदीप कुमार ने अभद्रता की थी। उसके विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज महिलाओं के साथ एक्शन ऑफिस का घेराव किया। एक्शन संदीप कुमार के द्वारा लिखित माफीनामा के बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान जिला सह संयोजक अनुज सैनी, जिला गोरक्षा प्रमुख विशाल चौहान, रजत शर्मा, कविता अरोड़ा, रेणुका कंबोज, अनुज कुमार, दीपक सैनी, पंकज सैनी, नेहा, पिंकी, साक्षी, प्रीति आदि मौजूद रहे। धामी कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जिसमें बताया कि अंतिम विधानसभा सत्र की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया है कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात ही कैबिनेट निर्णय लेगी। प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या 1,84,142 होंगे तथा इस पर कुल 55 करोड़ रुपए का व्यय भार होगा। गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया गया है। गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है। इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है। अधिनियम के अनुसार ये धनराशि गन्ना विभाग शासन को निःशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि शुल्क को देने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता भी देगी। पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रुपए और पहाड़ में 50 रुपए दिया जाएगा। श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है, उनके लिए संबंधित ठेकेदारों को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गई है। कुल 7 मद आए, जिसकी ब्रीफिंग के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला मद विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग का था। एक औपचारिक मद था जिसमें जो लास्ट सत्र था उसका 17वां सन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन से कर दिया गया था, उसका औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट ने किया। दूसरा मद हरिद्वार में जिला पंचायत निर्वाचन से संबंधित है, जिसके बारे ये निर्णय हुआ है कि अगली बैठक में माननीय एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि वो जो इसमें विभिन्न विधिक पहलू हैं उसके बारे आके कैबिनेट को अवगत कराएंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। तीसरा मद काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रदेश में सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाएगी। चौथा मद गेहूं खरीद से संबंधित है। गत वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस दिया जाएगा। एम्स रोड पर बाबा काली कमली बगीचे के बाहर आमरण अनशन पर बैठे 18 में से 5 आंदोलनकारियों की तबीयत काफी बिगड़ गई है। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी सामने आई है। दरअसल गुरुवार को 5 दिन बाद प्रशासन की टीम आंदोलनकारियों की सूद लेने धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान तहसीलदार अमृता शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर से अनशन पर बैठे सभी आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसमें 5 आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य में काफी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल डॉक्टर और तहसीलदार ने आंदोलनकारियों को अनशन तोड़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती होने की सलाह देते हुए निवेदन किया, मगर आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। अंकित आनंद, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश से आए हूँ। यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे जो लोग बैठे हैं उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए हमको उनका ब्लड प्रेशर और वाइटल्स नापने के लिए और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की अगर ज़रूरत है और यूरिन सैंपलिंग के लिए ज़रूरत है तो एडवाइस करने के लिए आए हैं। तो इनमें से कुछ लोगों की हालत तो गंभीर है। 3 से 4 लोगों की का बीपी भी कम है और डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन का एडवाइस करा है और यूरिन सैंपल ले लिए हैं कीटन बॉडीज़ देखने के लिए। और यहाँ पर कम से कम 5 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल करते हुए। यहाँ पर अभी टीम आई थी डॉक्टरों की, क्या बताया? जी, सरकारी अस्पताल की टीम आई थी
और यहाँ जो हम सब हैं इनकी स्थिति, हमारे जो साथ वाले हैं इनकी आप देख रहे होंगे, सबकी स्थिति बहुत ज़्यादा, 5 लोग हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। डॉक्टरों के द्वारा एडमिट करने के लिए बोला गया है? अभी आए थे, बोला था उन्होंने, क्योंकि इन सबकी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है। एडमिट क्यों नहीं करा रहे आप लोग? जब तक हमारे जो प्रशासन है, शासन है, वो देखे तो आके कि क्या हो रहा है, गरीब इंसान के साथ क्या बदसलूकी हो रही है, कि मतलब वो अपने रोजगार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए इतना लड़ रहे हैं और फिर भी कोई हमारी सुध लेने को तैयार नहीं है। ऋषिकेश के IDPL कॉलोनी में दिन दहाड़े ताला खोलकर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस एसओजी देहात ने मेरठ बाईपास स्थित बागपत फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तलाशी में पुलिस ने चोरी हुए जेवरात और 3.40 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। चोरी में प्रयुक्त एक क्रेटा कार भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज की है। मामले का खुलासा जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान ने किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान चोरी के मास्टरमाइंड इनाम खान, उसके मित्र सुहेल खान और समीर कुरैशी के रूप में की गई है। तीनों आरोपी बिलासपुर थाना दनकौर जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुहेल खान अपने क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करता है। खास बात तो यह है कि पकड़े गए आरोपियों में शामिल मास्टरमाइंड इनाम खान पीड़ित वसीम खान की खाला का लड़का है। 3 दिन में वारदात का खुलासा करने पर पुलिस कप्तान ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस और एसओजी देहात की पीठ थपथपाई है। चोरी का शीघ्र खुलासा होने पर पीड़ित पक्ष भी काफी खुश है, लेकिन अपने ही खाला के लड़के के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिए जाने पर दुखी भी दिखाई दे रहा है। विकासनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति अपना घर बंद करके गया था, तो दोपहर को अभियुक्त गण द्वारा चोरी की गई और जब हमें पता पड़ा तो जो अभियुक्त है वो एक रिक्शा चालक है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से जो चोरी के आभूषण हैं वो हमें बरामद हुए हैं और जब इससे पूछताछ की गई अभियुक्त से, तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने दोस्त के माध्यम से जो आभूषण थे वो सुनार को बेचना चाह रहा था, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुआ। उससे पहले ही पुलिस की टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एक क्लेमेंट टाउन का मामला है। क्लेमेंट टाउन में एक मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें कि 4 अष्ट धातु की मूर्तियां गायब हो गई थी। तो इसमें वहां पर CCTV फुटेजेस मिले हमको, जिसके बेसिस पर हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 अष्ट धातु की मूर्तियां जो कि मंदिर से चोरी की गई थी वो बरामद हुई। सर जितनी डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के राजीव नगर और केशवपुरी बस्ती के मुख्य द्वार पर अब स्वर्गीय श्री मांगे राम अग्रवाल स्मृति प्रवेश द्वार के साथ मूर्ति और पार्क बनाने के लिए प्रवेश द्वार की नींव रखकर शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने पिता स्वर्गीय श्री मांगे राम अग्रवाल को याद करते हुए कहा कि पिताजी के द्वारा की गई जनसेवा से आज हजारों परिवारों को छत मिली है। वहीं तमाम लोगों को रोजगार देने का भी काम पिताजी ने किया था। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पिता स्वर्गीय श्री मांगे राम अग्रवाल के नाम पर प्रवेश द्वार गेट बनाने के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी, जो आज पूरी हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पिता स्वर्गीय श्री मांगे राम अग्रवाल को याद करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, अपने इस क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवी रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक रहे, विभिन्न सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों के संस्थापक रहे आदरणीय मांगेराम जी, जो मेरे पूज्य पिताश्री रहे। उनकी स्मृति में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी उनकी मूर्ति के लिए और एक गेट बनाने के लिए, और आज उसका भूमि पूजन हमारे द्वारा, यानी कि हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के नगर पालिका, उनकी अध्यक्षा और तमाम सभासदों के द्वारा और अनेकों लोगों के साक्ष्य में, तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए सरकार का और विशेषकर अपने माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समाज में एक अच्छा काम करता है, समाज में जिनका योगदान रहता है, उनकी स्मृति में इस प्रकार के काम यदि होते हैं तो आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, और क्योंकि सभी लोगों का भाव, विशेषकर डोईवाला और आसपास के लोगों का भाव तो पूज्य मांगेराम जी के प्रति रहा है, और आप देख सकते हैं जितनी भीड़ आज उनके छोटे से इस कार्यक्रम में, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतनी भीड़ ये दर्शाती है कि उनका प्यार अभी भी मांगेराम जी के उन कार्य के प्रति है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए लोग आए। मैं सभी का धन्यवाद भी कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से काम बहुत समय पे पूरा हो, क्वालिटी वाला हो,
ये मैं अपने यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों से भी कह रहा हूँ। चूँकि मेरा शहरी विकास के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा जिम्मेवारी बनती है कि काम भी ठीक हो और समय भी पूरा हो। सर, आपने कहा कि चारधाम यात्रा में हरिद्वार के सिडकुल निवासी एक महिला ने पुत्र व पुत्रवधू पर संतान पैदा न करने और पौत्र या पौत्री के सुख से वंचित करने का आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की राशि मांगी, साथ ही घरेलू हिंसा का केस भी दायर किया। देखिए पूरा मामला। हरिद्वार का सनसनीखेज मामला। समाज में खून के रिश्तों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर वाद विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हरिद्वार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें पोता पोती का सुख न देने पर वृद्ध माता पिता ने अपने बेटी और बहू पर कोर्ट में केस कर दिया है। कोर्ट में केस करने वाले माता पिता ने बहू और बेटे की परवरिश और शिक्षा में खर्च हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की है। इस तरह के इस अनोखे मामले के सामने आने से समाज की एक सियाही सच्चाई को उजागर किया है। हरिद्वार की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले BHU से रिटायर्ड इंजीनियर संजीव रंजन प्रसाद ने क्या बताया, सुनिए। ऐसा है कि मेन तो चीज़ था कि हम लोगों को इस उम्र में एक पोता पोती चाहिए था, लेकिन इन लोगों का जो रवैया था, मतलब पेरेंट्स के लिए इतना सोचना नहीं है। और हमने इतने सारे हमने बहुत शौक से इसको पायलट बनाया, इसका मन था पायलट बनने का, तो हमने बहुत शौक से बनाया, सारा पूंजी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छे से शादी करेंगे और हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। ठीक है, शादी के 6 साल हो गए और मैं क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। हम सच में हमको लगता है कि हम सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। पैसा तो कोई बात नहीं है, आना जाना है, ठीक है। हमने केस भी किया है कि हमको पैसा दो, मेंटेनेंस दो, 2.5 करोड़ जो भी है दोनों से मांगा है, लेकिन मेन मुद्दा था कि कम से कम एक हमें बच्चा मिल जाता। हमारे घर से सब बच्चे गुजरते हैं ना, हमने जब घर बनाया है, बच्चे गुजरते हैं, देख के अंदर से जो हुक होता है ना, मैं और मुझे भी आती, इसको भी बच्चे से बहुत प्यार है। लेकिन वही होता है ना, भगवान जब जिससे हम ज़्यादा प्यार चाहते हैं वही हमें नहीं मिल रहा था, हम अपने आप को बदनसीब मानते। कोर्ट में वाद दायर करने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के वकील अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह का मामला उनके सामने भी पहली बार आया है। इन्होंने एक मांग की है न्यायालय से कि या तो वो जो शादी की है इन्होंने अपने बच्चे की 2016 में, तो या तो वो उनको पौत्र या पौत्री दें 1 साल के अंदर, या इन्हें 5 करोड़ रुपए दें, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी अपने पुत्र को खड़ा करने के लिए लगा दी है। उसे एक एयर पायलट बनाया है, पायलट के लिए उसको ट्रेनिंग जो US में ट्रेनिंग दिलाई है, उसमें 35 लाख रुपए उसकी फ़ीस दी है इवन, और जो उसका शिक्षा में पैसा लगाया है, जन्म से लेके लाड़ पाला है, उसे लाड़ से पाला है। तो ऐसे में इनकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है और इमोशनल भी है, बहुत सेंसिटिव मांग है इनकी, और जो 5 करोड़ रुपए मांगा है वो भी जायज़ मांगा है इन्होंने और इन्हें मिलना चाहिए। कोर्ट में बात दायर हुआ, आगे क्या संभावना है इसमें? ये देखिए, अभी तो इसमें बात दायर हुआ है, अभी रिपोर्ट तलब की गई है संरक्षण अधिकारी से 15 तारीख के लिए। इसके बाद उनको नोटिस जारी होगा सभी लोगों को और उन्हें आना पड़ेगा, यहाँ पर अपना जवाब देंगे और जवाब के बाद जो भी न्यायालय उचित समझेगा वो रिलीफ भी देगा इन्हें। मामला देखने में भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्गों के पास कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 मई निर्धारित की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 12.5% विद्युत दरें बढ़ाए जाने पर आम आदमी पार्टी के दर्जनों आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर विद्युत दरें न बढ़ाए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष सुनीता टम्टा बाजवा ने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी भाजपा सरकार द्वारा विद्युत की दरें बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही लोगों के अधिक बिल आ रहे हैं और वैसे भी राज्य की जनता बेरोजगारी तथा महंगाई से गुजर रही है। ऐसे में विद्युत दरें बढ़ाई जाना जनता के ऊपर एक भारी बोझ साबित होगा। विद्युत बिल की दरें बढ़ाई जाने का जो निर्णय लिया गया है उसे जल्दी वापस लिया जाए, अन्यथा जनता के हित में आम आदमी पार्टी पूरे राज्य में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल
तो देखिए, जैसे पहले भी बिजली के दाम इतने ज़्यादा हैं कि आम जन पे उसका बहुत बुरा असर है, और अब सरकार जो है वो 12% और बढ़ाने की मांग कर रही है, जबकि अभी हालात ये हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोज़गारी भी चरम सीमा पे है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि कम से कम ऐसा अन्याय उन आम जन पे ना करे, क्योंकि उनकी कमर तोड़ने जैसा ये काम होगा। और सरकार से गुजारिश है हमारी कि बिजली की जो बढ़ती हुई दरों की जो प्रक्रिया चल रही है हो उसको ये ना करे। आपसे निवेदन है, क्योंकि आम जन जो है वो बहुत परेशान है महंगाई की मार से, बेरोज़गारी की उससे। तो उनसे निवेदन है कि बिजली के दाम में बढ़ोतरी ना की जाए, और कटौती भी वैसे ही इतनी ज़्यादा हो रही है और बिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, लोग परेशान हैं। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही वो वाली बात है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हालात ये हैं, आप देख ही रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं इस बात को। और रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है, वहाँ की जनता उसका लाभ भी उठा रही है और वहाँ ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं है। हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी ये हालात है, तो और उसमें भी सरकार जो है वो आम जन की कमर तोड़ने वाला काम कर रही है। ऑफकोर्स आंदोलन किया जाएगा, अगर सरकार ने नहीं सुनी तो बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा आम जन के लिए। सलेमपुर के आबादी क्षेत्र स्थित एक स्कूल के बिल्कुल पास प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाले एक लघु उद्योग में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। हरिद्वार सलेमपुर के आबादी क्षेत्र स्थित एक स्कूल के बिल्कुल पास प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाले एक लघु उद्योग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आपको बताते चले कि सिडकुल और मायापुर फायर यूनिट से दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कई गाड़ियां आग को बुझाने का प्रयास करती रही। आग देखते ही देखते इतनी फैल गई कि आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा कि गोदाम में लाखों रुपए का भारी मात्रा में कच्चा व पक्का तैयार माल मौजूद था। बता दें कि सलेमपुर आबादी क्षेत्र को कई बार अधिकारियों के द्वारा चिन्हित भी किया गया, लेकिन कार्यवाही ठंडे बस्ते में चली गयी। ये क्षेत्र आपका सलेमपुर में पड़ता है, हरिद्वार में ही। और इसमें सूचना मिली थी लगभग 2 बजे करीब कि किसी ट्रक में आग लगी है। हमारी गाड़ियाँ मायापुर से और सिडकुल से मूवमेंट हो गई थी। यहाँ पे आके पता चला कि किसी ट्रक में आग लगी थी और वो आग बुझाने के लिए यहाँ गोदाम की तरफ पहुँचा, जिससे गोदाम में भी आग लग गई। ये प्लास्टिक के गोदाम थे जिसमें प्लास्टिक के दाने इत्यादि बनाए जाते थे। जैसे मौके पे हमारी 5 फायर टेंडर पहुंच गई थी। अभी काबू में स्थिति और आग बुझ जाएगी। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आसपास की फैक्ट्रियां भी बच गई। जैसे कार्रवाई होगी अभी यहाँ का हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे इस प्रकार की गतिविधि चल रही है क्योंकि वैसे तो जिला उद्योग इत्यादि से इनको रजिस्टर्ड होना से ये है कि नहीं है पता करेगा। कोई भी इस तरह किसी प्रकार के इनोवेशन यहाँ की नहीं लगी है। फायर विभाग एक्चुअली कुछ नियम हमारे ऊपर भी हैं कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको हमारे द्वारा वो नहीं किया जाएगा कि आपने इनोवेशन नहीं ली वगैरह वगैरह, और जो हमारी श्रेणी में से नीचे के हैं। जल संस्थान कर्मचारी परिषद के कर्मचारियों ने आज लखनऊ जल संस्थान जोन 7 के ऑफिस में अपना 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर धरना दिया। प्रशासन की कौन दवाई हमसे तो टकराएगा। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। जिसमें अध्यक्ष नितिन त्रिवेदी ने हमारे राज्य संवाददाता को बताया कि कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जोन 7 का 2021 व 22 की कुल आय एवं व्यय का विवरण भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी एक विशेष मांग है कि जोन 7 के जोनल ऑफिस एवं कैंप कार्यालय में शौचालय की साफ सफाई और रखरखाव बहुत ही खराब हालत में है। लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो आज धरना जोन 7 में दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। सर, मेरा नाम नितिन त्रिवेदी है। मैं लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद से जोन 7 का अध्यक्ष हूँ।
आज जो स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को एक दिन का सांकेतिक धरना देना पड़ा है। मेन रीज़न इसका ये है कि सर पिछले विगत 4 से 5 महीने से हम लोग लिखित मौखिक वार्ता करके प्रशासन को चेता रहे थे कि जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं जोन 7 में, उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए। जोन 7 के जोनल ऑफिसर कैंप कार्यालय में कूलर, पंखा, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। जोन 7 के कर्मचारियों को विभागीय आवास आवंटित है, उनके वेतन से HRA की कटौती हो रही है। तो आज हम लोगों ने इसलिए ये धरना प्रदर्शन में पहली मांग हमारी ये है कि सारे कर्मचारी जोन 7 के जो है उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का 100% भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। और हर साल की वसूली हमारे विभाग में जो है अगले साल जो आने वाला होता है, मतलब पिछले साल से अगला साल जो आने वाला होता है उसमें ज़्यादा ही करके राजस्व संवर्ग देता है। वसूली की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, तो आखिर ये समस्याएँ क्यों हैं? तो इसी तरीके की साफ सफाई आप देख ही रहे हैं, ऑफिस में किस तरीके से तार निकले हुए हैं नंगे। जोन 7 के जोनल कार्यालय की स्टोर की स्थिति भी बहुत दयनीय है। लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद का एक धरना यहाँ जोन 7 में है और हमारे साथ यहाँ पे अभियंता हैं मिस्टर उत्कर्ष राय, और उनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे और वो हमें ये धरने के विषय में जो भी उनकी मांगे हैं कर्मचारियों के, उसके विषय पर वो उनका क्या कहना है। सर देखिए, ऐसा है कि इन्होंने मांगे दी थी और इस पे परसों भी इनके साथ मीटिंग की गई है 10 तारीख को, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, 1 हफ्ते का जो भी है हमने टाइम लिया हुआ है उसमें कि क्वेश्चन टाइम, वैसे मैक्सिमम मांगे ऑलमोस्ट करा दी गई हैं, ठीक है। जो बची हैं उनको, जिनमें टाइम लग सकता है, उनको 1 हफ्ते में करा दिया जाएगा। बाकी जो मांगे हैं मैक्सिमम वो पहले मीट आउट हो गई हैं, जो बची हैं उनको 1 सप्ताह में हम लोग पूरा करा देंगे। इस संबंध में जब राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जल संस्थान के महाप्रबंधक SK वर्मा से फोन पर बात की तो उन्होंने इस धरने से संबंधित मांग पत्र को भेजने के लिए कहा।